आदाब, नमस्कार। आप ये तस्वीरें देख के समझ गए होंगे कि हम मुंबई में हैं। महाराष्ट्र चुनाव हैं, 20 तारीख को वोटिंग है और महाराष्ट्र चुनाव इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट भारत की पॉलिटिक्स के लिए भी है और राज्य के लिए तो होते ही हैं, क्योंकि भारत की पॉलिटिक्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दो बड़ी पार्टियां टूट गई, शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार जी की पार्टी है। अब टूट चुकी दो पार्टीज़ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महायुति के बीच की लड़ाई है और इस पूरे इलेक्शन में तय हो जाएगा कि लोग किसके साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ या एकनाथ शिंदे के साथ, शरद पवार के साथ या अजीत पवार के साथ। और इसके अलावा जो कैंपेन महायुति का है, खासकर बीजेपी का, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, कि क्या ये यहाँ के लोगों को स्वीकार होगा। तो हम यहाँ पर समझेंगे, कुछ खास लोग हैं उनके साथ, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ पॉलिटिशियन, ताकि आप लोगों को कहीं और जाना ना पड़े समझने के लिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और महाराष्ट्र कौन जीत सकता है, मुद्दे क्या हैं, वो हम समझेंगे। तो हमारे साथ एक खास पैनल है, डॉक्टर आशीष रंजन जी, जिनको हम जानते हैं, हमारे पैनल में पहले भी रहे हैं। इनकी अपनी डेटा एनालिसिस की कंपनी है डेल्स, पहले CSDS में थे। रूबिन है जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मुंबई आम आदमी पार्टी के, और अनीश हैं यंग स्पोक्स पर्सन हैं NCP पावर फैक्शन के, और सीनियर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है हमारी तरह नीता। तो सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे क्योंकि आपने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कई डिकेड्स कवर किया है एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एनालिस्ट। ये इलेक्शन बाकी इलेक्शन से कैसे अलग है? जैसे हमने शुरुआत में कहा कि दो शिवसेना, दो NCP, और सबकी नज़रें महाराष्ट्र पे हैं, और ख़ासकर जिस तरीके का अभी पवार साहब का बयान है कि अडानी साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में जिसमें सरकार बनी, अजीत पवार ने, सॉरी माफ़ कीजिए, अजीत पवार का बयान आया कि अडानी साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में जो सरकार बनी एकनाथ शिंदे को तोड़ करके। तो ये इलेक्शन कितना अलग है बाकी इलेक्शन से? बहुत ही अलग है, कई स्तरों पे अलग है। जैसे कि जो एक ज़माने में पक्ष हुआ करते थे वो अब एक पक्ष नहीं है, वो डिवाइडेड हो गए हैं, वो बिखरे हुए हैं। रिबेल्स का इतिहास महाराष्ट्र में पहले से ही रहा है, तो रिबेल्स भी है, वो जो तालमेल करेंगे, हम इस अलायंस के साथ में जाए या हम दूसरे अलायंस के साथ में जाए। पैसा बह रहा है और वो एक बहुत ही बड़ी बात है इस चुनाव में। जिस तरह से पैसा दे रहे हैं लोगों को, और जिनके पास पैसा नहीं है तो वो बहुत ही अलग मसला बनता है कि उनको कौन उन पे इन्वेस्ट करेगा। तीसरी बात है कि इस तरह से जो बिखर जाने की वजह से अब उनके पास नए नेता, नए कैंडिडेट्स कैसे वो खड़े कर सकते हैं। जो कई सारे आंदोलन हुए किसानों के और मराठा आरक्षण को लेकर, और एक जो नया ये हुआ है, एक बदलाव, योजनाएं जो उन्होंने अनाउंस, लाड़की बहन योजना, एक क्षेत्रीय योजना है, और उन्होंने कई सारे महामंडल यानी कि कमीशंस अनाउंस किए हैं। उन्होंने मदरसा के लिए, ये एकनाथ शिंदे गट ने मदरसा के लिए जो स्टाफ है, जो सिखाते हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई है। तो ये आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते थे ना। लगता था कि शायद NCP कांग्रेस के ज़माने में ये होगा, तो वो नहीं हुआ है। तो किस तरह से आशाएं लोगों की उन्होंने बढ़ाई है, ये देखने को मिलता है अपने को। तो हम जो देख रहे हैं, और इसमें भाजपा तो है ही बड़ा पक्ष, लेकिन किसी को ये नहीं अपेक्षा होगी कि एकनाथ शिंदे आज वो एक इतने आगे आके एक बहुत ही कन्विंसिंग और फोर्स बन गए हैं, जो अब तक पिछले चुनाव तक हमेशा नीचे काम करते रहे। उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी एक जगह बना ली है। जो बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था, अब वो मेन प्लेबैक सिंगर हुए हैं, मेन फोर्स हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मुझे लगता है बदलाव है, ये नया है, और ये होने वाला है कि हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग होगा, किस तरह से क्लोज फाइट होगी, नहीं होगी। ये तो मतलब पोस्ट इलेक्शन भी आप कह रहे हैं काफ़ी कुछ हो सकता है। हाँ, ये तो ड्रामा अभी शुरू हुआ है, बाकी है।
शुरू है। नीता जी ने ओपनिंग कमेंट दिए, प्रसाद काथे साहब भी हैं जय महाराष्ट्र के। पहले जर्नलिस्ट से बात करेंगे फिर पॉलिटिशियंस के पास आएंगे। काथे साहब, आपने नीता जी को सुना, इतने साल से आप कवर कर रहे हैं और जय महाराष्ट्र के आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये इलेक्शन कैसे अलग है? लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि यहाँ पर जिसे महायुति कहते हैं, एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र ने तो कहा भैया हम उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, राहुल गांधी, संविधान बचाओ, 400 पार नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कितना अंतर हो गया? पिछले 5 सालों में यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, अपने घोर विरोधियों के साथ जाना और घोर विरोधियों के साथ जाने के बावजूद सत्ता का संपूर्ण स्वाद लेना, ये इतना सब कुछ लोगों ने देख लिया कि लोग भौचक हैं। अरे ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है वाला जो फॉर्मूला अब तक केवल इश्तेहारों में हुआ करता था कि चमत्कार संभव है, वो राजनीति का चमत्कार हमने मतलब जो उद्धव ठाकरे राम मंदिर बनाने को, बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन को मेडल की तरह छाती पे पहनते हैं, वो राहुल गांधी के साथ में कैंपेन करते हैं, राहुल गांधी उनके साथ में कैंपेन करते हैं, ये अमूमन होता नहीं है पॉलिटिक्स में। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स भी हुए हैं, बिल्कुल भयंकर रूप से 360 डिग्री के आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हो गए हैं और इस पूरे के पूरे 360 डिग्री के आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से यहाँ की जनता के बीच में जो एक कन्फ्यूजन था वैचारिक रूप से किसके साथ जाए न जाए, उसका पहला पड़ाव लोकसभा में ख़त्म हो गया। क्लैरिटी आ गई। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको पहले स्तर पर हमें समझना होगा। दूसरा मुद्दा ये है, लोगों ने लोकसभा में अपना जवाब दे दिया। उन्हें उस समय या तो मोदी को हराना था या मोदी को जिताना था, बहुत साफ चीज़ है। उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वोट डाल दिया। अब जब राज्य की बात आती है तो राज्य में उन्हें तय करना है, सबसे पहली बात, क्या हमें एक स्थिर सरकार देनी है। ये स्थिर सरकार की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास की कुछ चीज़ों को यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको रखना चाहता हूँ। जो चीज़ बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन का गठबंधन नहीं कर सका, वो गठबंधन उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया था। क्या बात थी वो? ताउम्र अपनी राजनीति में बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन के गठबंधन को कभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में और उद्धव ठाकरे के साथ होते हुए 160 सीटें उन्होंने जीती, जो महाराष्ट्र की जनता ने दिया हुआ मैंडेट था उस समय। उस मैंडेट को तोड़ के कोई और कहीं चला गया। तो ये एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के नाम पे है, उद्धव ठाकरे दुर्भाग्यवश उसका फ़ायदा अलग तरीके से लेते हुए दिखाई दिए। 2.5 साल के बाद जो चक्का घुमा है, वो चक्का किस लिए घुमा? क्योंकि 2.5 साल के बाद भी उद्धव ठाकरे रहना चाहते थे सत्ता में और वो उनके साथी उस तरीके से उन्हें वहाँ देखना नहीं चाहते थे, बदलाव चाहते थे। जो महाविकास आघाड़ी की बात होती है, वो महाविकास आघाड़ी के अंदरूनी कहानियों की वजह से सत्ता में परिवर्तन हुआ। इस बात को याद रखिए। कैसे? उद्धव ठाकरे के 40 लोग चले गए। उद्धव ठाकरे के 40 लोगों को पूर्ण रूप से सुरक्षा थी। सुरक्षा का जिम्मा किसका था? गृह मंत्रालय। कौन था गृह मंत्री? दिलीप वलसे पाटिल। अनिल देशमुख तो अंदर जा चुके थे। तो दिलीप वलसे पाटिल किसके आदमी है? शरद पवार चाहते तो 40 लोगों की बगावत रोक सकते थे। पुलिस महकमा उनके पास था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उद्धव ठाकरे को 2.5 साल से ज़्यादा समय के लिए मविया की लोग यानी महाविकास आघाड़ी कांग्रेस गठबंधन नहीं चाह रहा, नहीं, इसलिए सब कुछ हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो फिर भी क्लियर हो गया ना, लोगों ने वोट दिया। उद्धव ठाकरे का भी अच्छा एक इमर्जेंस हुआ, उनको लोगों ने इंडिपेंडेंटली पहला चुनाव अपने चेहरे पर लड़ना। एक तरीके से फेस तो थे ही वो महाराष्ट्र में एटलीस्ट इंडिया गठबंधन के, तो उनको सीटें ज़्यादा जिता करके आए, कॉन्फिडेंस भी आया उनके ऊपर। तो उद्धव ठाकरे पर भी लोगों ने वो विश्वास जताया है। जी देखिए, लड़ी कितनी सीटें और जीती कितनी सीटें, ये एक तर्क है जिसको भूलना नहीं चाहिए। अब तक जब वो भाजपा के साथ हुआ करते थे, तब जिस तरीके से उनको सीटें मिलती थी और वो जीतते जिस तरीके से थे, उसके मुकाबले क्या हुआ? उसके बनिस्बत उन्हें लोकसभा में कितना मिला? उनकी पार्टी टूट गई। उनका सबसे बड़ा ग्राउंड मैनेज करने वाला एकनाथ शिंदे नहीं था। उनके तमाम परिवार के लोग अलग हो गए। ये भी समझिए किस स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं जी। काथे साहब, सौरभ शुक्ला को 10 कैमरामैन और 10 प्रोड्यूसर मिल जाए तो कैसा काम कर रहे हैं? अकेले कैसे काम करेंगे? भी तो फर्क पड़ता है ना कि किस कंडीशन में लड़ रहे हैं। आपके ऊपर ईडी केसेस हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, हेमंत सोरेन जेल में थे, तो लोकसभा चुनाव में ये सारे फैक्टर्स भी तो थे। लोकसभा ही चुनाव में उन्हें नए कैमरामैन शरद पवार और कांग्रेस भी तो मिल गई थी, राहुल गांधी भी तो मिल गया था। उन्हें मुसलमानों का एक मुश्त वोट भी मिला, दलितों का एक मुश्त वोट भी मिला, जो शिवसेना को इससे पहले कभी उनका कोर हिंदू तो वोट भी टूटा, कोनका ने वो भी हुआ। तो फायदे दोनों तरफ देखिए ना, वो दोनों तरफ का कहीं फायदा तो कहीं नुकसान भी हुआ काथे साहब जी। लेकिन इससे पहले वो जिस प्रतिशत में जीतते थे, उसके मुकाबले इतना भारी वोट आने के बावजूद उनका 9 सीटों तक सिमट जाना,
ठीक है, ये What's एक- your point? ये भी एक मुद्दा है जिसको perspective। नजरअंदाज नहीं ठीक है, होना और आगे इन्होंने कहा कि शरद पवार साहब चाहते तो वो गृह मंत्रालय उनके पास था तो पार्टी या सरकार गिरने से बचा सकते थे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी। शरद पवार जी के बारे में ये भी कहा जाता है दिल्ली से करके यहाँ तक कि शरद पवार जी के दिल में क्या है वो कोई नहीं जानता उनके सिवा। कितने और कैसे चांसेस देख रहे हैं आज आप लोग भी, क्योंकि ये लोकसभा में तो आपने अपनी बचाई इज्जत, विधानसभा सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी पार्टी की लेगेसी बचाने के लिए। आप याद रखेंगे कि विधानसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के पहले पत्रकार क्या कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी शायद लोकसभा चुनाव हार जाएगी पर विधानसभा चुनाव जीत लेगी। क्यों? क्योंकि मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। वो 3 मुद्दे आज भी ज्वलंत मुद्दे हैं। आप कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन देखिए, आप सोयाबीन की कीमत देखिए, आप कॉटन की कीमत देखिए, वो सब गिर रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसीलिए मुद्दे जो है महाराष्ट्र में वो आम नागरिकों के मुद्दे और उन पे ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। अभी बात हुई, इन्होंने कहा कि पवार साहब रोक सकते थे। अभी बीजेपी वालों ने टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी चालू करके रखी थी, गोवा से लेके गुवाहाटी तक लोगों को घुमा रहे थे, तो उस सब में उनको रोकना थोड़ा मुश्किल पड़ गया था। पर एक समय ऐसे भी आ गया था जहाँ पे उनको रोकना ज़रूरी नहीं था क्योंकि उन्होंने उनके उसूल बेच दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे अघाड़ी के साथ जाएंगे जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, एक ऐसे अघाड़ी के साथ जाएंगे जो महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम सब कुछ, सबके अपने पॉलिटिकल नैरेटिव हैं, ये एक नैरेटिव था मुझे लगता है। पर आप रूबिन के साथ भी आते हैं कि रूबिन, पहली बात तो आप आम आदमी पार्टी, संजय जी भी कैंपेन कर रहे हैं, आप लोग बहुत चार्जअप कैंपेन हो गया आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि आप लोग साथ में ही हैं, प्रचार कर रहे हैं संगठन, और आप यहाँ बॉम्बे से हैं, बटेंगे तो कटेंगे भी बात हो रही है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की भी बात हो रही है। इतने हाई चार्जअप पॉलिटिकल कम्युनल कैंपेन से आप लोग कैसे लड़ रहे हैं या लड़ पाएंगे? देखिए, जनता में प्रचंड आक्रोश है। ये देवेंद्र फडणवीस का रथ ज़मीन पे ही नहीं पाताल में चला गया है। यही लोग कहते थे, लोग कनेक्टेड है इकबाल मिर्ची से, दाऊद इब्राहिम से, फिर उन्हीं के साथ उन्होंने सरकार बनाया, सरकार चलाया। तो वो एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ पे मुंबई में खड़े हैं। मुंबई में पिछले 3 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। 28 महापालिका जो हैं, सारे शहर में इलेक्शंस नहीं हुए हैं। औरंगाबाद, नवी मुंबई जैसे कॉरपोरेशन में 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए। जनता त्राही कर रही है। जनता जाए तो किसके पास जाए? पिछले 2 साल में यहाँ पे लूट मच गई है। बीएमसी में, इसके पीछे बीएमसी की बिल्डिंग है कोइंसिडेंटली, बीएमसी में यहाँ पे 91,000 करोड़ का इनकी फिक्स डिपॉजिट थी, वो अभी आ गया है 75,000 करोड़ पे। तो ये ऑर्गेनाइज लूट इस लेवल तक पहुंच गया है कि जनता के हितों के काम करने के लिए इनके पास समय ही नहीं है। और रही बात किसानों की, किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं। आप एनसीआरबी डेटा देख लो, पहली बार युवा किसानों की तुलना में ज़्यादा संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। 5,000 वैकेंसीज हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए, उसके लिए एप्लीकेशंस आता है 11 लाख करोड़। ये फीलिंग है जनरली कि बीजेपी महाराष्ट्र विरोधी पार्टी तो है ही, साथ ही साथ मुंबई विरोधी पार्टी है। मुंबई को ख़त्म करना है, मुंबई की प्राथमिकता को ख़त्म करना है। ये जो इकोनॉमिक इंजन है मुंबई पूरे देश के लिए, ये ख़त्म करना है। यहाँ के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो टाटा एयरबस हो, वेदांता फॉक्सकॉन हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी हो, डायमंड इंडस्ट्री हो, सब कुछ ले जाके गुजरात ले लिया जाता है। तो ये फीलिंग है। ये पॉइंट आया नहीं था कि सारा महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्री है वो गुजरात को दे रहे हैं। तो ये इनके गुजरात के तो अढ़ाई मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है कि नहीं हमको पता नहीं, गुजरात के 2.5 है। एक तो गुजरात के जो विद्यमान मुख्यमंत्री ऑफिशियल, दूसरे हैं एकनाथ शिंदे और आधे हैं देवेंद्र फडणवीस। तो 2.5 मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो कोई है नहीं। तो जनता गुस्सा है और ये मुझे लगता है कि काफ़ी निर्णायक रूप में जनता महाविकास आघाड़ी के पक्ष में मतदान करेगी। आशीष जी, और बहुत इंटरेस्टिंग होगी आशीष जी के बाद, क्योंकि आशीष जी डेटा क्रंचिंग करते हैं। आशीष जी, डेटा के आधार पर आप क्या देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में? 2019 में आपने यहाँ पर सर्वे किया था, 2024 में आपने यहाँ पे सर्वे किया था, और डेटा के हिसाब से ये महाराष्ट्र का चुनाव किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए, किसके पक्ष में जा सकता है ये एक दूसरा पहलू है, उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले 2014 और 2024 में
जो दो बड़ी परिवर्तन आए हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, वो ये कि 2014 में बीजेपी एक बड़ी पार्टी और मैसिव वोट शेयर के साथ आगे आई थी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले जो यहाँ 4 मेजर पार्टी थी, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, उन लोगों का कमोवेश वोट इन सीट कंटेस्टेड 30 से 35% के आसपास होते थे। 2014 में वो बढ़ के एनसीपी और शिवसेना और बीजेपी का 50% से ऊपर आया था। 2024 के लोकसभा में वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टियां विखंडित हो गई। उसमें 2 अहम चीज़ हुई। 19 से 24 को तुलना कीजिए आप, बीजेपी वहीं की वहीं रही जहां वोट इन सीट कंटेस्टेड की बात होती है। एनसीपी जो तकरीबन 40% के आसपास होती वो रहती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा गेन हुआ वो कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि और अन्य राज्यों में पिछले 10 साल, और ये धीरे धीरे आ रही थी, वो पार्टी 30 से 35% की हो रही थी। और 2014 के बाद जो बीजेपी ने परिवर्तन किया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो जो थ्रेशोल्ड, विनिंग थ्रेशोल्ड का गेम जो 40% हुआ, तो पहली बार महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है 45% वोट इन सीट कंटेस्टेड लेके आई। तो यानी एक दावेदारी पेश की। तो उसका बड़ा रीजन विदर्भा वाला जो है, और हमारे दूसरे साथी लोग अभी जिक्र कर रहे थे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तकरीबन 153 विधानसभा क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी, जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी का जो अलायंस था, वो आगे थी, और 125 के आसपास महायुति। अब ये देखना है कि ये जो चीज़ें, कांग्रेस का जो उभार 2014 में जो एक मजबूती आई, वो मेंटेन रह पाती है कि नहीं। जो एक नया अलायंस बना जिसकी बात जिक्र हो रही थी कि मुस्लिम, मराठा, सारे चीज़ आए, वो सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। तो आंकड़ों के दृष्टिकोण से ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और कमोबेश बहुत हद तक मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करता है कि महाराष्ट्र की जो इलेक्टोरल राजनीति है वो किस तरफ जाएगी। एकनाथ शिंदे साहब, उनका राइज देखिए, हम तो दिल्ली से हैं लेकिन उनका राइज समझ में आता है। एकनाथ शिंदे को हम सब जानते हैं, और हमें पता है कि देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच एक, कहते हैं ना, एक खाई सी है, और वो कंपटीशन भी नजर आता है। तो एकनाथ शिंदे का राइज आप कैसे देखते हैं? और फिर थोड़ा शरद पवार साहब के बारे में बताइए। अगर उनकी बात ना करें तो फिर ये चर्चा निरर्थक लगती है। आपने 3 लोग मेरे सामने रखे हैं, एक हाँ, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार। एकनाथ शिंदे एक तो कार्यकर्ता है संपूर्ण रूप से, और हमेशा कार्यकर्ता रहेंगे। 2, संपर्क सूत्र बहुत तगड़ा रखते हैं। 3, वो चीज़ों को पर्दे के पीछे करना जानते हैं, यानी अपना एक तंत्र वो हमेशा से बरकरार रखते हैं। जो इससे पहले हमने कार्यकर्ताओं के स्तर पर या नेताओं के स्तर पर नारायण राणे का देखा था। मतलब प्लान भी तैयार रखते हैं अपना। उनका प्लान बी होता है, और उनकी अपनी खुद की भी एक IB चलती रहती है हमेशा से। उनके भी अपने डीप एसेट्स होते हैं और वो काम करते रहते हैं। अब ये रही बात जो एक ग्रामीण चेहरे के रूप में और बहुत ही आक्रामक रूप से चीज़ें सामने रखने के लिए उन्हें अब तक जाना गया है, क्योंकि वो उस पार्टी से उभरे हैं जिनका चेहरा ही एक शेर के चेहरे से रखा गया है, परिचय दिया गया है। बनिस्बत उनके सामने कौन है? उनके सामने एक देवेंद्र फडणवीस नाम का व्यक्ति है, विदेशों में पढ़ा लिखा है। चेहरे की वजह से वो एक बहुत शांत, संयमी रूप के तरीके से पेश आते हैं। 14 में जब मुख्यमंत्री बने तब से लेकर 19 तक उनकी राजनीति का बयार अलग था, 19 के बाद उनकी राजनीति का बयार अलग है। अब अगर व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे छात्र के रूप में आपको उन्हें समझना होगा। एक DNA के रूप में अगर जानना है तो वो छात्र है जो हमेशा से क्लास में नंबर 1 आना चाहता था, उसे मॉनिटर बना दिया गया। अब वो मॉनिटर बन गया, अगर बन गया है मॉनिटर तो वो सख्ती से मॉनिटरिंग करेगा। यानी वो एकदम से कार्यकर्ताओं में भी आदेश के अनुसार काम करने वाले व्यक्ति है। जिस समय उन्हें ये कहा गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, उन्होंने उसे स्वीकार तो कर ही लिया, सार्वजनिक भी कर दिया। बस उनके लिए दर्द तब छलका जब उनको कहा गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, ये बड़ी बात थी, ह्यूमिलिएशन था। हम पत्रकार ये कहते हैं ना कि उनको ह्यूमिलिएट कर दिया। ये भी चर्चा हुई कि पार्टी आलाकमान ने थोड़ा ह्यूमिलिएट किया जी, और सार्वजनिक रूप से किया। उन्होंने उसे भी स्वीकार लिया। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। ऐसा अमूमन बहुत कम बार होता है। क्यों कादे साहब इतना जानते हैं आप उनको,
उनके इतने इंटरव्यूज किए हैं, क्यों ये जिहाद विहाद कर रहे हैं? वो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स तो नहीं चलती। मेरे को लग रहा है कि मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, वहाँ पर काफ़ी काम करता रहा, तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र में कि थोड़ा सा यूपीनाइजेशन हो गया है, उत्तर प्रदेशीकरण हो गया एटलीस्ट पॉलिटिक्स का और बयानों का यहाँ पे। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये सारी कहानी महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे वाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के साथ बताता हूँ। ये सारी चीज़ें बाला साहब ठाकरे करते थे, बस वो मराठी में बोलते थे तो दिल्ली के लोगों को समझ में नहीं आता था। अब देवेंद्र फडणवीस हिंदी में बोलते हैं और बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से सबसे पहले निकलता है, तो दिल्ली की पॉलिटिकल कवरेज करने वालों को वो पहले पकड़ में आ जाता है। ये हो रहा है ना, कब नहीं हुआ? गर्व से कहो हम हिंदू है, कहाँ से नारा निकला? पार्ला के चुनाव से निकला है, महाराष्ट्र से। अब शरद पवार के बारे में बताइए। महाराष्ट्र की राजनीति उन्होंने कहा उनका आखिरी चुनाव है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। नहीं बोला उन्होंने ऐसा? 3 बार बोला है अब तक 3 बार बोला है। चलिए, हमें गलत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत होमवर्क हो गया। शरद पवार जी ने ये कहा है कि ये बस आखिरी बार, ये बस आखिरी बार। ये तब वो बोलते हैं जब उन्हें सहानुभूति बटोरनी होती है। आपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा कि शरद पवार जी की पत्नी चुनाव में प्रचार के लिए घर घर जा रही है अजीत पवार को हराने के लिए। इस स्तर तक पूरा परिवार इस समय उतरा हुआ है। नहीं तो अजीत पवार की पत्नी भी कहाँ चुनाव लड़ी थी? वो तो पहली बार ही चुनाव लड़ी। यहाँ तो परिवार का वो तो सीट पर परिवार का मसला हो गया ना, तो निपट रहे आपस में एक दूसरे से। लेकिन उस पूरे स्तर पर जो लोग अब तक सक्रिय नहीं थे, अब वो सक्रिय हो गए। ठीक है, इस बात को रखना। अब हम आते हैं व्यक्तित्व के रूप में। एक, महाराष्ट्र की राजनीति के पुरोधा हैं शरद पवार, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। 2, अनुभवों के आधार पर वो चीज़ों को रखना और बदलना जानते हैं। 3, तमाम अनुभव और तमाम क्षमताओं के बावजूद राजनीतिक रूप से संपूर्ण यशस्वी कभी नहीं हुए। 4, अपना चेहरा हमेशा से उन्होंने प्रो मराठा रखा। और 5, वो भी उच्च स्तर के मराठाओं में उन्हीं लोगों को साथ लेकर राजनीति करते दिखे जो घरानों की राजनीति लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। जी, चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का महाराष्ट्र विकास आघाड़ी? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं है। शरद पवार के दिल में केवल और केवल सबसे पहले सुप्रिया सुले का नाम है। मौका मिला तो वो सुप्रिया सुले को बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अगर कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट चुनना पड़ा तो वो जयंत पाटिल के पास जाएंगे। वो अब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। सुप्रिया सुले उनका फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस होगा। जो अभी लोकसभा चुनाव था उसमें महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में सिर्फ 1% का डिफरेंस था, और वो 1% को मैनेज करने के लिए जो लड़ाई है, अब उस पर वो बटेंगे कटेंगे काम करेगा, वो लड़की बहना योजना काम करेगा, या वो जो कास्ट मोबिलाइजेशन एक नई सिरे से हुई है, चाहे दलितों का हुआ हो, चाहे मुसलमानों का हुआ हो, और चाहे मराठा राजनीति का हुआ, वो किस तरफ जाएगा। तो ये सारा गेम सिर्फ और सिर्फ 2% के स्विंग पे है। ये 2% का स्विंग जिस इन दोनों अलायंस में, चूंकि नज़दीक है तो इसलिए कुछ भी दावा कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, तो जिनको ये 2% का स्विंग होगा उनकी सत्ता महाराष्ट्र की राजनीति पे। मैम, आप किसको एज देखती हैं फाइनल? मैंने आपको पहले ही कहा था, जो एक वाक्य था मेरा, कि ड्रामा अभी बाकी है। पहली बार मैंने आपको पहले कमेंट में कहा था, ये खत्म नहीं हुआ है खेल तो अभी बहुत बाकी है। शुरू हुआ है अभी, मतलब वोटिंग के बाद शुरू होगा खेल असली। क्या लग रहा है आपके अनुभव से? लोकसभा चुनाव में तो महाविकास आघाड़ी आगे रही, इस बार लग रहा है कि कुछ बदलेगा या फिर कुछ वैसा ही रिजल्ट हम देखेंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी के अंदरूनी जो जूतम पैजार हुई है उसको नज़रअंदाज मत करते हुए आगे बढ़िए उत्तर के लिए। 1, शरद पवार ने कांग्रेस को उतनी सीटें दी नहीं जितनी की कांग्रेस चाहती थी और कांग्रेस लड़ सकती थी। इस समय कांग्रेस का अपना वोट बैंक इंटैक्ट रहा है राज्य में। कांग्रेस अपने वोट बैंक को पकड़ के रखने में कामयाब रही और उसका लाभ औरों तक पहुंचाने में कामयाब हुई। इसके बावजूद वो केवल 105 सीटें लड़ रही है। उद्धव ठाकरे संगठन के रूप में सबसे कमज़ोर होने के बावजूद तुलना में सबसे अधिक सीटें लड़ रहे हैं। शरद पवार गिन चुनकर उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहाँ पे वो जीत सकते हैं। तो महाविकास आघाड़ी में हो सकता है कि सबसे पहला नंबर जीतने वाले विधायकों के रूप में शरद पवार का हो जाए। कांग्रेस उसमें पिछड़ती दिख रही है, और जब कांग्रेस पिछड़ जाएगी तो सारे धागे खुल जाएंगे। ठीक है, ये मत समझिए कि केवल और केवल महायुति के धागे खुलने वाले हैं। धागे खुलने की शुरुआत यहाँ से भी हो सकती है। रही बात निर्दलीयों की, तो निर्दलीय तो इस समय मान के चलिए सबने अपने अपने निर्दलीय पकड़ के उतारे हैं।
पकड़ में। जीतेंगे तो मेरे साथ। स्ट्रेटेजिक तौर पर बिल्कुल। पैसा लगाया गया है। आप दोनों का जवाब मुझे पता है। मुझे बोलना है एक लाइन, इसलिए ये सिर्फ महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स पे भी नहीं है। कहते हैं समय के साथ संदर्भ बदलती है। आप झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले हरियाणा में हुए हैं और भी जगह चुनाव दिए, और मैं कह रहा हूँ आगे डेटा के दृष्टिकोण से आने वाले कुछ और चुनावों पे भी लीजिए। चाहे जो भी देखिए, एक दौर था कि एक तरफा चुनाव हो रहा था पिछले 8-10 सालों में। ये आप जितने चुनाव देखेंगे काफ़ी क्लोज इलेक्शन होंगे, और 2-3% चाहे कोई राज्य उठा लीजिए, अगले कुछ महीनों कुछ सालों की बात मैं कह रहा हूँ। फाइनल कमेंट जल्दी। जय जय महाराष्ट्र माझा यहाँ की स्टेट एंथम है, उसमें एक लाइन है, दिल्लीचे ही तख्त राखी तो महाराष्ट्र माझा। अभी ये इलेक्शन में दिल्लीचे ही तख्त हलवी तो महाराष्ट्र माझा, आपको ऐसा रिजल्ट नजर आएगा। फाइनल कमेंट आपके। नंबर का खेल प्रवक्ताओं ने खेलना नहीं चाहिए, पर जीत होगी महाविकास आघाड़ी की, यही मैं कह सकता हूँ। बड़ा मजा आया। मैं कोई क्लोजिंग कमेंट दूंगा ही नहीं, मैम के साथ जा रहा हूँ मैं कि अभी पिक्चर बाकी है और असली पिक्चर शुरू होगी रिजल्ट्स के बाद में, क्योंकि महाराष्ट्र ने चौंकाया है 5 साल में 3 बार चौंकाया है। इस बार देखते हैं ये क्या होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।